18 जुलाई 2023 को बेंगलुरु में 26 अपोजिशन पार्टीज मिलकर एक अलायंस बनाती हैं जिसका नाम इंडिया रखा जाता है। इस अलायंस का मकसद था आने वाले 2024 के इलेक्शन में पीएम मोदी को हराना। लेकिन उसी दिन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी की भी मीटिंग होती है जिसमें 38 पार्टीज शामिल होती हैं और इनका एम था प्राइम मिनिस्टर मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री इलेक्ट करके लाना। अब 2024 के इलेक्शंस में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या इंडिया अलायंस से कोई प्राइम मिनिस्टर बन के आएगा, जानेंगे इस वीडियो में। अब देखिए, इंडिया अलायंस ने अभी तक कोई प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट घोषित नहीं किया है, जबकि एनडीए में क्लियर है कि प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट मोदी जी को बनना है। अब इंडिया अलायंस में 3 काफी चर्चित नाम हैं जो प्रधानमंत्री बनने की रेस में है। तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार। अब इन अपोजिशन पार्टीज के यूनाइट होने के पीछे 3 प्रोमिनेंट अगर रीजंस को एनालाइज किया जाए तो सबसे पहला रीजन आता है इन पार्टीज का कंबाइंड वोट शेयर जो लगभग 60 to 65% के बीच में वेरी करता है। दूसरा प्रोमिनेंट रीजन आता है राहुल गांधी का डेफेमेशन केस में डिस्क्वालीफाई हो जाना। तीसरा मुख्य कारण बनता है दिल्ली सर्विसेज बिल का। चलिए इनको अब और डिटेल में एनालाइज करते हैं। 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी को 37% वोट शेयर मिलता है, जबकि ऑपोजिशन पार्टीज को 63% वोट्स मिलते हैं। तो ऑपोजिशन पार्टीज का मानना है कि अगर वो एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं तो ये 63% वोट शेयर उनको एक बहुत थम्पिंग मेजॉरिटी लोकसभा में दे सकता है। इस साल 24 मार्च 2023 को राहुल गांधी के लोकसभा से डिस्क्वालीफाई हो जाने के बाद इन ऑपोजिशन के लीडर्स को ये खतरा मंडरा रहा है कि कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज की हेल्प लेकर इनके भी पॉलिटिकल करियर को डिस्ट्रॉय या खत्म करने की कोई कोशिश ना की जाए। इसलिए भी विलियम शेक्सपियर ने कहा है, मिजरी एक्वेंट्स अ मैन विद स्ट्रेंज बेड फेलोज, यानी जब किसी आदमी पे विपदा पड़ती है तो उसको अपने बिस्तर पे बहुत ही स्ट्रेंज किस्म के लोग मिलने लगते हैं जिसके साथ वो बिस्तर शेयर करने में पीछे नहीं हटता है। तो आज जब एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बना है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज और नेताओं के फ्यूचर पर, तो ये सब एक हो गए हैं मोदी जी और बीजेपी को हराने के लिए। और तीसरा रीजन है दिल्ली सर्विसेज बिल, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार अब लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में आ जाता है इंस्टेड ऑफ चीफ मिनिस्टर। अब देखा जाए तो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए को बेसिकली रीब्रांड कर दिया गया है थोड़ा और नेशनलिस्टिक और थोड़ा और पेट्रियोटिक बनाने के लिए, और इनका नाम चेंज करके इंडिया कर दिया गया है। अब यूपीए का गठन बेसिकली 1999 में किया गया था जब सोनिया गांधी कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी, और उसके बाद 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए अलायंस ने सेंटर पे राज भी किया था। तो इस रीब्रांडेड वर्जन इंडिया में इंडिया अलायंस की पहली मीटिंग 23 जून 2023 को पटना में होती है। दूसरी मीटिंग 18 जुलाई 2023 को बेंगलुरु में होती है जहां पर इंडिया नाम पे सहमति बनती है, और इनकी तीसरी मीटिंग 25-26 अगस्त 2023 को मुंबई में होगी। अब इस अलायंस में अभी 7 सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स हैं और एक्स चीफ मिनिस्टर्स हैं। इस कोलिशन ने अपनी मीटिंग में 3 रेजोल्यूशन पास किए हैं। सबसे पहले ये पूरे इंडिया में एक कास्ट सेंसस करेंगे और पता करेंगे कि इंडिया में कितने एससी, एसटी और ओबीसी पॉपुलेशन प्रेजेंट है। इनके हिसाब से ऐसा करने से पॉलिसी मेकिंग में मेजर चेंज आएगा। दूसरा रेजोल्यूशन पास किया है जो अलग अलग गवर्नर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, वहां पे उनकी पावर्स को कर्टेल करना और पावर का मिसयूज करने से रोकना। अब संविधान के अनुसार किसी भी स्टेट के गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर काम करना है, जो कि मैंडेटरी और बाइंडिंग इन नेचर होती है। लेकिन ऑपोजिशन का ऐसा एलिगेशन है कि कुछ गवर्नर्स नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ऑपोजिशन पार्टीज को काम नहीं करने दे रहे हैं। जैसे तमिलनाडु में गवर्नर रविंद्र नारायण रवि ने तमिलनाडु असेंबली में पास किए गए 13 बिल अप्रूव नहीं किए हैं। इनमें से कुछ बिल्स 3 साल से भी ज्यादा टाइम के लिए पेंडिंग चल रहे हैं। कुछ ऐसे ही एलिगेशन केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान पे भी लग रहे हैं। तीसरा रेजोल्यूशन पास किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के मिसयूज को रोकने के लिए। ऑपोजिशन पार्टीज ने ये एलिगेशन लगाया है कि सीबीआई और ईडी ऑपोजिशन लीडर्स को टारगेट कर रही है और इनके 95% केसेस वो ऑपोजिशन पार्टीज के नेताओं पर टारगेटेड हैं। तो चलिए अब इन दोनों अलायंसेस की कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स के बारे में बात करते हैं। अब इंडिया अलायंस का नाम एक नेशनलिज्म की भावना को उजागर करता है, जो बीजेपी के नेशनलिज्म के एजेंडा को काउंटर करने के लिए एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजिक मूव है। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर के अनुसार नेशनलिज्म और हिंदुइज्म बीजेपी का एक मेन मुद्दा रहा है और इसको काउंटर करने के लिए
यूपीए को रीब्रांड करना बहुत जरूरी था। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज इस अलायंस को मिल रहा है टोटल वोट शेयर का। 63% वोट शेयर अगर सच में ट्रांसलेट हो जाता है तो ऑपोजिशन को 2/3 मेजोरिटी से भी ज्यादा सीट्स मिलने से कोई रोक नहीं सकता। 2019 में यूपीए को 27% वोट शेयर मिला था, लेकिन नई नई पार्टीज जुड़ने से 10.5% वोट शेयर बढ़ गया है। तो इंडिया अलायंस को 37.5% वोट शेयर ऑन पेपर मिल रहा है। तीसरा बड़ा इंपैक्ट भारत जोड़ो यात्रा का इस अलायंस पे पड़ सकता है। कर्नाटका के 2023 में हुए असेंबली इलेक्शंस में राहुल गांधी ने 20 सीट्स कवर करी थी, जिसमें से 15 सीट्स कांग्रेस के हाथ में आई थी। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का इंपैक्ट लोकसभा इलेक्शंस में कितना होगा ये तो आने वाला टाइम ही बता पाएगा। लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स में यात्राओं का असर हमेशा से देखा गया है। फॉर इंस्टेंस लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा 1984 में जिस पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को सिर्फ 2 सीट्स मिली थी, 1991 में अडवाणी जी की रथ यात्रा की वजह से इस पार्टी को 120 सीट्स मिलती हैं। चौथा एडवांटेज इंडिया अलायंस ये मानती है कि जो ऑपोजिशन के वोट्स हैं वो बटेंगे नहीं, और इन ब्लॉक जो ऑपोजिशन पार्टीज को वोट मिलेंगे उससे बीजेपी के कैंडिडेट्स को हराना आसान हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस 2022 में गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में अहमदाबाद में एक सीट थी दरियापुर। इस सीट पे बीजेपी कैंडिडेट को 61,090 वोट्स मिलते हैं, वहीं कांग्रेस के कैंडिडेट को 55,847 वोट्स मिलते हैं। आम आदमी पार्टी 4,164 वोट्स और AIMIM के कैंडिडेट को 1,771 वोट्स मिलते हैं। अब यहाँ पे बीजेपी जीत तो जाती है, लेकिन अगर इन ऑपोजिशन पार्टीज का वोट एक हो जाता तो 61,782 वोट्स के साथ बीजेपी कैंडिडेट 692 वोट से हार जाता। तो इलेक्शन जितना ज्यादा बाइपोलर इन नेचर होगा उतना ज्यादा बीजेपी के लिए डिसएडवांटेज होगा। लेकिन इंडिया अलायंस के कुछ नेगेटिव्स भी हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम है कि इंडिया अलायंस एक ऐसी बारात है जहां पे दुल्हन तो एक है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी, लेकिन उसके लिए दूल्हे बहुत ज्यादा हैं। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए ममता बनर्जी भी पीएम बनना चाहती है, नीतीश कुमार भी सपने देख रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल तो चीख चीख के कहते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने का उनका एक सपना है। अब दूसरा एडवांटेज है कि इन लोगों में आपस में भी बनती नहीं है। जैसे केजरीवाल ने कई बार कहा है कि सोनिया गांधी को जेल में बंद कर दो, देश का अच्छा खासा भ्रष्टाचार कहीं पीछे छूट जाएगा। बंद कर दो एसीबी, अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किस ने रिश्वत ली और किस किस ने। उसी तरीके से ममता बनर्जी ने इस अलायंस के बनने के ठीक 6 दिन पहले राम बाम और श्याम को जिम्मेदार ठहराया था बंगाल में वायलेंस के लिए। अब राम का मतलब है बीजेपी, वाम का मतलब है कम्युनिस्ट पार्टी और शाम का मतलब है कांग्रेस। अब अलायंस बनने के कुछ समय के बाद ही इन लोगों में आपस में झगड़ा शुरू हो गया कि जो नाम रखा गया है इंडिया, उसका क्रेडिट आखिर किसको मिलना चाहिए। ममता बनर्जी भी क्रेडिट लेना चाहती है, राहुल गांधी भी इसका क्रेडिट लेना चाहते हैं, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी के सीताराम येचुरी भी कहते हैं कि उन्होंने इंडिया अलायंस का नाम प्रपोज किया था। अब इस अलायंस के कई मेंबर्स ऐसे हैं जो आपस में स्टेट लेवल पे भी एक दूसरे के अगेंस्ट में लड़ते हैं, जैसे कांग्रेस वर्सेस कम्युनिस्ट पार्टी केरला में, कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी पंजाब में, एंड कांग्रेस वर्सेस तृणमूल कांग्रेस इन वेस्ट बंगाल। अब तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो इंडिया अलायंस की सबसे बड़ी पार्टी है यानी कांग्रेस, उनके फॉर्मर लीडर गुलाम नबी आजाद के अनुसार 2014 से लेकर 2022 के बीच में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की लीडरशिप में 49 में से 39 इलेक्शंस कांग्रेस पार्टी हारी है, और पार्टी के पास स्टेट लेवल पे बहुत अच्छे चेहरे नहीं है। कर्नाटका में कांग्रेस के पास डी शिव कुमार और सिद्धारमैया जैसे स्ट्रॉन्ग लीडर्स थे, जिसकी वजह से वो इलेक्शंस जीत पाए। लेकिन नेशनल लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप फेस जो शायद राहुल गांधी या प्रियंका गांधी हो सकती है, वो अभी कहीं दिखाई नहीं देता। उसके अलावा स्टेट लेवल पे कांग्रेस में अच्छी खासी इन फाइटिंग चल रही है, जैसे राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में, पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच में। इसके अलावा एक प्रोमिनेंट वीकनेस है कि यहाँ पे लॉयल्टीज की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नीतीश कुमार जो पहले यूपीए के मेंबर थे, वो 2020 में यूपीए का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो जाते हैं, लेकिन 2 साल बाद 2022 में फिर से एनडीए को छोड़कर वापस यूपीए में आ जाते हैं। अब बात करते हैं एनडीए की स्ट्रेंथ के बारे में। 1998 में एनडीए का कोलिजन तैयार होता है अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, जिसमें 14 पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ एक मंच पे आती हैं। 2014 में 14 से इस अलायंस में मेंबर्स की संख्या बढ़कर 30 हो जाती है, और 2023 में 38 मेंबर्स इस अलायंस का हिस्सा हैं। यहाँ पे लीडरशिप की कोई क्राइसिस नहीं
नहीं है। पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे, उसके बाद LK आडवाणी, और आज ये एकदम क्लियर है कि इस अलायंस के लीडर नरेंद्र मोदी होंगे। इस वक्त एनडीए अलायंस 28 में से 16 स्टेट्स में अपनी गवर्नमेंट चला रही है। मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वे के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर इस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, जिनकी अप्रूवल रेटिंग 77% है। इनफैक्ट इंडिया टुडे के जनवरी 2023 के सर्वे के अनुसार एनडीए की पॉपुलैरिटी 56% से बढ़कर 67% हो गई है। अब एनडीए का इसके अलावा सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग। अब एग्जांपल लेते हैं महाराष्ट्र में 2014 के इलेक्शंस का। महाराष्ट्र में 30% मराठा कम्युनिटी के वोटर्स हैं, लेकिन वो बीजेपी को वोट ना देकर शिवसेना या फिर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी को वोट देते हैं। तो बीजेपी ने नॉन मराठा वोटर्स, जिसमें ओबीसी और फॉरवर्ड कास्ट आती है, तो बीजेपी ने 200 ओबीसी और उसके अलावा फॉरवर्ड कास्ट का एक कोलिजन बनाया और सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया देवेंद्र फडणवीस को, जो एक ब्राह्मण है। फेमस पॉलिटिकल साइंटिस्ट सुहास पलशेखर के अनुसार बीजेपी की इस मास्टर स्ट्रोक ने मराठा डोमिनेंट कम्युनिटी को साइडलाइन कर दिया। पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रशांत झा ने अपनी किताब हाउ बीजेपी विंस में बताया है कि हरियाणा असेंबली इलेक्शंस में लगभग 25% जाट वोटर्स हैं, लेकिन वो बीजेपी को वोट ना देकर सीएम भूपेंद्र सिंह, जो कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, और दुष्यंत चौटाला, जो इंडियन नेशनल लोक दल के प्रेसिडेंट हैं, इन दो पार्टीज में ज्यादातर वोट देते थे। तो बीजेपी ने नॉन जाट को एक किया। ऐसे में अपर कास्ट और ओबीसीज, यादव, गुज्जर, सैनी और दलित्स का एक कंबाइंड अलायंस तैयार किया और सीएम फेस बनाया मनोहर लाल खट्टर को, और एक प्रोमिनेंट जट लीडर चौधरी बीरेन सिंह को यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया। तो ऐसी सोशल इंजीनियरिंग करने से बीजेपी को अच्छा खासा वोट शेयर मिला और उनकी सरकार लगातार 2 बार से हरियाणा में बनी हुई है। लेकिन एनडीए अलायंस में कुछ मेजर वीकनेसेस भी हैं। सबसे पहली है टू मच डिपेंडेंसी ऑन मोदी जी। अब देखिए, मोदी जी का चेहरा ऐसा है जो वोट्स बटोरने के लिए एक बहुत अच्छा फेस है, लेकिन इसकी वजह से इन्हें कुछ स्टेट्स में हार का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि वोटर्स को पता है कि मोदी जी उनके चीफ मिनिस्टर तो बनने वाले हैं नहीं। इसीलिए बीजेपी कर्नाटका में, वेस्ट बंगाल में बुरी तरीके से हार गई। तो इसलिए एक व्यक्ति पे इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी किसी भी अलायंस के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं है। अब दूसरा कारण है डिक्रीज इन वोट शेयर। 2019 में एनडीए अलायंस टोटल 353 एमपीज थे और इनके टोटल 45% वोट शेयर मिला था, कि आज ये शेयर घट के 332 एमपीज हो गया है और वोट शेयर भी 42.9% रह गया है। अब इसका रीजन है नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड का एनडीए से अलग होना और शिवसेना में स्प्लिट होने से उद्धव ठाकरे का जो फैक्शन है वो एनडीए से बाहर चला जाता है। अब तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एनडीए का सबसे बड़ा पार्टनर बीजेपी का साउथ में प्रेजेंस बहुत ही कम है। केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बीजेपी को टोटल डबल डिजिट्स में भी सीट्स लाने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए इतने बड़े रीजन में बीजेपी की कोई पकड़ नहीं है और इनके पास कोई बहुत अच्छा अलायंस पार्टनर भी नहीं है जो कि एनडीए का हिस्सा बन सके और टोटल सीट्स के नंबर को बूस्ट कर सके। इसके अलावा एनडीए का सबसे ओल्डेस्ट अलायंस पार्टनर शिरोमणि अकाली दल फार्म लॉस की वजह से एनडीए से अलग हो गया है। तो अगर बीजेपी पहले अकाली दल से एक कंसल्टेशन कर लेती और उसके बाद फार्म लॉस को लाती तो शायद इतना क्रूशियल और इतना इंपॉर्टेंट अलायंस पार्टनर एनडीए से अलग नहीं होता। अब इसके अलावा कुछ ऐसे अलायंस पार्टनर्स हैं जो अपनी लॉयल्टी समय समय पर चेंज करते रहते हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर, जो 2017 इलेक्शंस के पहले एनडीए का हिस्सा थे, लेकिन उसके बाद 2022 में वो एनडीए का हिस्सा नहीं थे और ऑपोजिशन पार्टी से जाकर मिल गए। लेकिन यही ओम प्रकाश राजभर 16 जुलाई 2023 को फिर से एनडीए का हिस्सा बनने को तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे करप्ट लीडर्स अब एनडीए का हिस्सा बन चुके हैं जिसको पब्लिक देख रही है। फॉर इंस्टेंस वेस्ट बंगाल में मुकुल रॉय, शुवेंदु अधिकारी, सोवन चैटर्जी, इन सबके नाम वेस्ट बंगाल के शारदा चिट फंड स्कैम में प्रोमिनेंटली आए थे, लेकिन बीजेपी ने इनको अपनी पार्टी में मिला लिया है और अब इन पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। उसी तरीके से अजीत पवार के ऊपर 1000 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति होने का आरोप है। उनका इरिगेशन स्कैम में भी नाम प्रोमिनेंटली फिगर आउट हुआ था, लेकिन रिसेंटली उन्होंने एनडीए ज्वाइन कर ली है। तो ऐसे करप्ट नेताओं को बीजेपी और एनडीए का हिस्सा बनाने से पार्टी की छवि पे और वोटर्स पे एक असर पड़ना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। एनडीटीवी के सर्वे के अनुसार 543 सीट्स में से 35% सीट्स यानी 190 सीट्स ऐसी हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने डायरेक्ट टक्कर में है और 185 सीट्स ऐसी हैं जहां पर
बीजेपी की सीधी टक्कर इंडिया अलायंस के छोटी पार्टीज के साथ है, जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी से, वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस से, बिहार में जनता दल यूनाइटेड से, वहीं महाराष्ट्र में एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस से। वहीं 71 सीट्स ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस की सीधी टक्कर एनडीए की छोटी स्मॉलर पार्टीज के साथ है, जैसे पंजाब में कांग्रेस वर्सेस अकाली दल एंड साउथ ईस्टर्न स्टेट्स सच एज तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। वहीं 97 सीट्स ऐसी हैं जहां पे रीजनल पार्टीज दोनों अलायंसेस की आमने सामने होंगी। इसमें से कुछ सीट्स बिहार में है, महाराष्ट्र में है और तमिलनाडु में है। अब इसी सर्वे के अनुसार अगर बीजेपी को 5% वोट शेयर ज्यादा मिल जाता है 2019 के मुकाबले, तो उनकी सीट्स 303 से बढ़कर 342 हो जाएंगी। वहीं अगर 5% वोट का शेयर गिर जाता है तो सीट्स 303 से घटकर 223 हो जाएंगी, यानी कि जो 272 का मैजिकल नंबर है उससे थोड़ा दूर हो जाएगी और एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट एनडीए को मिलेगा। अब देखिए 1975 में भी इंदिरा गांधी जब बहुत पावरफुल लीडर थी तब एक ऑपोजिशन लीडर्स ने एक अलायंस बनाई थी और 1977 में उन्होंने इंदिरा गांधी को हरा भी दिया था, लेकिन ये अलायंस बहुत ज्यादा दिन चल नहीं पाई थी और 1980 में इंदिरा गांधी फिर से एक थम्पिंग मेजोरिटी के साथ वापस आ गई थी। तो अगर 2024 में भूले भटके इंडिया अलायंस जीत भी जाती है तो भी ये अलायंस बहुत ज्यादा दिन चलेगी नहीं, क्योंकि इसमें बहुत से एम्बिशियस लीडर्स हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी काफी पावरफुल है और उसके एनडीए अलायंस के साथ पावर में आने के चांसेस ज्यादा हैं।